वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस के रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी नीचे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन करेक्ट हो उसे आपने टिक करना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास है डैश इज़ एन प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी हमें नीचे 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। यानी ये ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहा जाता है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। जिसकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह 9/7 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसे सर्कल करके टिक कर देंगे। इसी तरह इसका बी पार्ट हमें दिया गया है और पार्ट बी में हमारे पास है डैश इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी नीचे 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो। यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी हो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5/4 ही एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी जो बड़ी वैल्यू है वो नोमिनेटर है और छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे भी टिक कर देंगे। इसी तरह हमें पार्ट सी दिया गया है और पार्ट सी में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू। यानी कहा जा रहा है कि अगर हम 1/4 और 3/4 को आपस में प्लस करें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर इसे जल्दी से प्लस कर देते हैं। 1/4 प्लस 3/4, 4 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। 1 प्लस 3 4 हो गया, तो 4/4 हमारे पास आ गया। 4 से कैंसिल हो गया तो आंसर आया 1। तो हमारे पास थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और इसमें भी हमें 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। 7/6 माइनस 2/6। यानी कहा जा रहा है कि अगर 7/6 में से हम 2/6 को माइनस करें तो ये किसके इक्वल होगा। तो चलिए इसे जल्दी से माइनस कर देते हैं। ये रहा हमारा रफ वर्क और यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे। 7/6 माइनस 2/6, 6 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 7 माइनस 2, ये 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आएगा। 5/6 हमारे पास आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई और इसकी स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 7/6 एंड 5 इज डैश। यानी कहा जा रहा है कि 7/6 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या आंसर आएगा। तो चलिए इसे भी जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7/6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से करेंगे तो 6 1 6 हो गया एंड 7 5 35। तो हमारे पास जो आंसर आया 35/6। यानी फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, हम इसे टिक कर देंगे। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी भी स्टेटमेंट है कि टिक द लाइक फ्रैक्शंस। यानी कहा जा रहा है कि नीचे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनमें से लाइक फ्रैक्शंस को टिक करना है। तो इसे भी सोल्व करते हैं। इसमें हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं, यानी ए से लेकर एफ तक हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब हमने इसमें से लाइक फ्रैक्शंस को टिक करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सब सेम हो। यानी 4 नोमिनेटर है यहाँ पर और 9 डिनोमिनेटर है। ऐसे तमाम फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो एक लाइक फ्रैक्शंस होता है। पार्ट ए लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसके सारे डिनोमिनेटर्स 9 9 एंड 9 है, यानी सेम है। तो हम इसे टिक कर देंगे, ये एक लाइक फ्रैक्शन है। इसी तरह पार्ट बी के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। पार्ट सी में भी हम डिनोमिनेटर्स को देख सकते हैं कि सब डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसे भी हम टिक नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हम पार्ट डी में देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सब सेम है, 14 14 एंड 14। यानी तीनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, हम इसे टिक कर देते हैं।
और इसी तरह पार्ट ई में भी हमारे पास देखें तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, 13, 5 एंड 7 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसे भी हम टिक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है पार्ट एफ, तो इसमें डिनोमिनेटर्स सब सेम है, तो इसे भी हम टिक कर देंगे, ये भी एक लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है कंपेयर द गिवन फ्रैक्शंस एंड राइट द सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वालिटी। यानी कहा जा रहा है कि नीचे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उन्हें आपने कंपेयर करना है और उनके दरमियान या लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वालिटी का साइन लिखना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 9/10 और दरमियान में बॉक्स दिया गया है एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 5/7। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ उतार देंगे, यानी 9/10 और दरमियान में बॉक्स लिखेंगे एंड 5/7। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 7 70 हो गया, तो हम यहाँ पर 70 लिखेंगे एंड 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63। दरमियान में बॉक्स है, बॉक्स को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर भी हम इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 10 70 हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, यहाँ पर 63 बड़ी वैल्यू है और 50 छोटी वैल्यू है, तो इसे कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे, यानी 63 बड़ी वैल्यू है 50 से, और इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट दिया गया है और पार्ट बी में भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 6/13 दरमियान में बॉक्स दिया गया है और 1/12। इसे भी इसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 6/13 और दरमियान में बॉक्स को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1/12 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 156। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आंसर आएगा 72, तो हम यहाँ पर 72 को लिखेंगे, दरमियान में बॉक्स को लिख देंगे एंड नेक्स्ट अब हम इस वाले डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 13 156। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 को अगेन 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 1 13। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, 156 इक्वल है, 72 बड़ी वैल्यू और 13 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का सिंबल लिखेंगे, यानी 72 डिवाइडेड बाय 156 ग्रेटर फ्रैक्शन है 13 डिवाइडेड बाय 156 से, और इसी सिंबल को हम यहाँ पर भी लिख देंगे। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट सी दिया गया है और पार्ट सी में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 3/5 दरमियान में बॉक्स दिया गया है एंड नेक्स्ट है 6/11। अब इन दोनों को भी हमने कंपेयर करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 3/5 एंड बॉक्स दरमियान में और 6/11। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 11 55 हो गया, तो 55 को हमने नीचे लिख दिया एंड नेक्स्ट अब हम इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, 3 11 33 दरमियान में बॉक्स लिखेंगे एंड अब हम अगेन इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 5 55 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30। अब यहाँ पर है 33 डिवाइडेड बाई 55, यहाँ पर है 30 डिवाइडेड बाई 55। 55 सेम है, तो हम 33 और 30 को कंपेयर करेंगे, 33 बड़ी वैल्यू और 30 छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लिखेंगे और इसी सिंबल को हम यहाँ पर भी लिख देंगे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी और इसमें भी हमें दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 8 डिवाइडेड बाय 9 दरमियान में बॉक्स है एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 18 हो गया, 18 को नीचे लिखेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 16 हो गया, दरमियान में बॉक्स आया।
अब 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, और इसी तरह 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9। अब यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है, दोनों सेम है। 16 और 9 को कंपेयर करेंगे तो 16 बड़ी वैल्यू और 9 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का सिंबल लिखेंगे और इसी सिंबल को हम यहाँ पर भी लिख देंगे। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है राइट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द लोवेस्ट फॉर्म। यानी नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और उन्हें हमने लोवेस्ट फॉर्म में यानी छोटी फॉर्म में लिखना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास है 52 डिवाइडेड बाय 18। इसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 18। अब हम देख सकते हैं कि एक ही टेबल यानी 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं। 2 9 ज़ा 18 और इसी तरह 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ आया, 2 6 ज़ा 12 यानी 26 डिवाइडेड बाय 9। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी दिया गया है। बी पार्ट में हमारे पास एक फ्रैक्शन है 17 डिवाइडेड बाय 51। अब इसे भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 51। अब ये एक ही टेबल यानी 17 के टेबल से डिवाइड हो सकती है, यानी 17 1 ज़ा 17 एंड 17 3 ज़ा 51। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 13। ये हमारे पास इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई है। पार्ट सी हमें दिया गया है और पार्ट सी में हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय 19। इसे भी हमने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 19। अब हम देख सकते हैं कि किसी भी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकती, तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी, और इसमें भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 22 डिवाइडेड बाय 33। लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 11 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकती है, यानी 11 2 ज़ा 22 एंड 11 3 ज़ा 33। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 13। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई है और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है एनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शन एंड टिक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कहा जा रहा है कि नीचे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनमें से यूनिट फ्रैक्शन को आपने सर्कल करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने टिक करना है। तो इसमें हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास फ्रैक्शन है 9/9, यानी नीचे भी सेम वैल्यू हो ऊपर भी सेम वैल्यू हो, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे टिक कर देंगे। अब यहाँ पर पार्ट बी में हमारे पास है 1/6। 1/6 हमारे पास एक यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका नोमिनेटर 1 हो। यहाँ पर इसका नोमिनेटर 1 है और नीचे डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू है, तो ये एक यूनिट फ्रैक्शन है, हम इसे सर्कल कर देंगे। इसी तरह पार्ट सी में भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसलिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे टिक कर देंगे। पार्ट डी भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसे भी हम टिक कर देंगे। एंड पार्ट ई में अगेन नोमिनेटर की वैल्यू 1 है और नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे, ये एक यूनिट फ्रैक्शन है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स नंबर। यानी नीचे हमें कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें अपने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास फ्रैक्शन है 7/5। इसे हमने कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर में। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है, इसे अंदर रखेंगे एंड 5 को बाहर रख देंगे। अब 5 1 ज़ा 5 हो गया, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब ये रहा हमारे पास क्वोशंट, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास रहा रिमाइंडर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। एंड ये रहा हमारे पास डिवाइज़र, इसे हम डी से डिनोट करते हैं।
अब हमने क्या करना है, हमने इनकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल डी साइड पे है तो हम डी को नीचे लिख देंगे, रिमाइंडर नीचे है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, आर को ऊपर लिख देंगे, एंड कोशेंट ऊपर है तो हम इसे साइड पे लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यू। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, क्यू इज इक्वल क्यू इंटू आर बाई डी। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ किस तरह पुट करेंगे, कोशेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, एंड आर की वैल्यू यानी रिमाइंडर हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। डी की जगह पर हम डिवाइज़र लिखेंगे यानी 5 तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, और यही हमारे पास आंसर है। और ये मिक्स नंबर आ गया है, ये हमारे पास आंसर है। इसी का हमें पार्ट बी दिया गया है, और पार्ट बी में भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 11/8। इसे भी हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 11 को अंदर लिखेंगे एंड 8 को बाहर लिख देंगे। 8 1 ज़ा 8, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब हम उसी फार्मूले में यानी क्यू आर और डी इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वोशंट में हमें 1 दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, आर की जगह पर हमें 3 दिया गया है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, एंड डिवाइज़र हमारे पास 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट इसी का हमें पार्ट दिया गया है पार्ट सी, और इसमें भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 17/4। इसे भी हमने मिक्स नंबर में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 17 को अंदर अंदर लिखेंगे एंड 4 को बाहर लिख देंगे। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो हमें पता है कि 4 4 ज़ा 16 हो जाता है, और इसी तरह 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे यानी Q इंटू आर बाई डी। इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़। Q की वैल्यू हमारे पास है 4 यानी कोशंट हमारे पास 4 है, और इसी तरह रिमाइंडर हमारे पास 1 है, और D की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 4 यानी डिवाइज़र। तो ये हमारे पास 4 इंटू 1/4, ये हमारे पास आंसर आ गया है मिक्स नंबर में। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का हमारे पास है पार्ट डी, और इसमें भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/4। इसे भी सोल्व करेंगे हम मिक्स नंबर में लिखने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 5 को अंदर लिखेंगे एंड 4 को बाहर लिखेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब ये इसी तरह हमारे पास है कोशेंट, ये हमारे पास आया रिमाइंडर, और ये हमारे पास आ गया है डिवाइज़र। तो अब हमने क्या करना है, हम वही फार्मूला लिखेंगे Q इंटू आर बाई डी। अब हमने Q की जगह पर क्या पुट करना है, कोशेंट की वैल्यू यानी 1, और R की जगह पर भी हमारे पास 1 है, एंड डिवाइज़र की जगह पर हमारे पास 4 है। तो यही हमारे पास आंसर आ गया है मिक्स नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे हमें कुछ मिक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके हमें पार्ट ए दिया गया है, और पार्ट ए में हमारे पास एक मिक्स नंबर है 1 इंटू 3/5। इसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे यानी 1 इंटू 3/5। अब इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये है कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर यानी इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जो भी आंसर आएगा उसमें इस नोमिनेटर के 3 को प्लस कर देंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 को हमने लिखा, प्लस 3 को हमने साथ में सेम एज इट इज़ लिखा, एंड डिनोमिनेटर के इस 5 को यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 5 + 3 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट बी हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का, और इसमें भी हमारे पास एक मिक्स नंबर है 3 इंटू 5/10। इसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हमने स्टेप वाइज सोल्व करना है। अब 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 ज़ा 30 हो गया, प्लस नोमिनेटर को साथ में प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के 10 को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हमने प्लस कर देना है यानी 30 + 5, तो हमारे पास हो गया है 35 डिवाइडेड बाय 10। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती, यानी 5 2 ज़ा 10 एंड
5 7 ज़ा 35। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और इसमें भी एक मिक्स नंबर है 6 इंटू 4/7। इसे भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 4/7 हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 ज़ा 42 हो गया। 42 प्लस नोमिनेटर के 4 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 7 को भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करेंगे। 42 प्लस 4 46 हो गया, डिवाइडेड बाय 7 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और ये लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें भी हमारे पास एक मिक्स नंबर है 2 इंटू 1/9। तो इसे भी सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 9 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 9 को भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 प्लस 1 19 हो गया। 19 डिवाइडेड बाय 9, यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और इसकी स्टेटमेंट है राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। यानी नीचे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमने उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है, और पार्ट ए में हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट है हमारे पास 4/8, नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 5/2, नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 6/7, एंड लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 1/6। अब इन तमाम फ्रैक्शंस को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इन तमाम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इस तरह की 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड इन तमाम डिनोमिनेटर्स को यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट है 8, सेकंड हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पर 2 को लिखेंगे। थर्ड है 7, तो 7 को लिखा, एंड लास्ट हमारे पास है 6, तो हमने 6 को लिख दिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 7 सेम एज इट इज़ आया, एंड 2 3 ज़ा 6। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 सेम एज इट इज़ आया, 7 सेम एज इट इज़ आया, एंड 3 सेम एज इट इज़ आ गया। नीचे अगेन 2 1 ज़ा 2, ये 1 सेम एज इट इज़ आया, 7 सेम एज इट इज़, 3 सेम एज इट इज़। अगेन एक लाइन ड्रॉ की। 7 1 सेम एज इट इज़ आया, ये वाला 1 भी सेम एज इट इज़ आ गया, एंड 7 1 ज़ा 7 हो गया, 3 सेम एज इट इज़ आ गया। अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब 3 रह गया है, तो यहाँ पर 3 का टेबल लिखेंगे। 1 सेम एज इट इज़, 1 सेम एज इट इज़, 1 सेम एज इट इज़, एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये एलसीएम आ गए हैं। इन सब को आपस में अब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास हो गया है 168। ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। अब इन तमाम डिनोमिनेटर्स में हमने 168 को लेकर आना है, लेकिन कैसे, इस यहाँ पर इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब 168 हमारे पास एलसीएम आया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो फ्रैक्शन हमारे पास है वो है 4/8। अब इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो हम 168 को 8 पर डिवाइड करेंगे, यानी 168 को हम डिवाइड करेंगे 8 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 21। अब हमने करना ये है कि हम 4 को 21 के साथ और 8 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 को भी हमने 21 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 को भी हमने 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 5/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, तो अब हम 168 को 2 पर डिवाइड करेंगे। तो 168 को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 84। अब हम इस 5 को भी 84 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय 2 को भी 84 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 6/7। अब इसी 168 को इस 7 पर डिवाइड करेंगे, तो 168 को जब हम 7 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 24। 6 को भी 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 को भी 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड लास्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 1/6। तो अब 168 को हम 6 पर डिवाइड करेंगे, तो ऐसे भी डिवाइड कर लेते हैं। 168 को डिवाइड करेंगे 6 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 28। 1 को भी 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड
6 को भी 28 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम हर एक वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। 4 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 21 84 आ गया। 84 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 21 8 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे 168। अब नेक्स्ट हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 84, तो ऐसे भी करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 84 420 आ गया। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 84 2 मल्टीप्लाई बाय 84 168 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ऐसे भी कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 24 144 आ गया। डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 24, इसे किया तो 168 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है 28 1 28 हो गया। डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 28 168। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबके डिनोमिनेटर में 168 आ गया है, जो कि हमारे पास एलसीएम था। अब हम इन्हें इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे? 168 यानी डिनोमिनेटर तो सबके इक्वल हैं, तो अब हम नोमिनेटर्स को देखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 28, यानी 28 डिवाइडेड बाय 168, ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखेंगे। 28 बाय 168 सबसे छोटी वैल्यू थी, हमने फर्स्ट पे लिखा। इससे बड़ी वैल्यू है 84 डिवाइडेड बाय 168, और इससे बड़ी वैल्यू है 144 डिवाइडेड बाय 168, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 420 डिवाइडेड बाय 168। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आपने लिखना है तो इस साइड से, यानी ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है तो ये सबसे फर्स्ट में आएगा, सेकंड ये वाली वैल्यू आएगी, थर्ड ये वाली वैल्यू, एंड फोर्थ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ जाएगा। यहाँ पर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिख भी लेता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ इक्वल टू, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आएगी 420 डिवाइडेड बाय 168। नेक्स्ट वैल्यू होगी 144 डिवाइडेड बाय 168। थर्ड वैल्यू हमारे पास होगी 84 डिवाइडेड बाय 168, एंड लास्ट वाली वैल्यू होगी 28 डिवाइडेड बाय 168। ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया है एंड ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया है। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी हमें दिया गया है, और पार्ट बी में भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं डिफरेंट। 2/9, नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 8/9, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/6, एंड लास्ट फ्रैक्शन है 1/3। इसे भी हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इन सब का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम को भी यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। 9, यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 था, अगेन 9 है तो 9 को लिखा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास है 6, तो हम यहाँ पर 6 को लिखेंगे। एंड लास्ट हमारे पास है 3, तो हम 3 को लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 के डबल पर डिवाइड होंगे। 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 3, 2 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, एंड 1 सेम एज इट इज़ आ गया। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 1 सेम एज इट इज़ आया, ये 1 भी सेम एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, एंड ये 1 भी सेम एज इट इज़ आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर हमारे पास 18 एलसीएम आ गया है। अब हमने इन तमाम के डिनोमिनेटर्स में 18 लेकर आना है, तभी ये लाइक फ्रैक्शंस बनेंगे और तभी हम इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 2/9, यानी डिनोमिनेटर हमें 9 दिया गया है। तो 18 9 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 9 2 ज़ा 18 होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 9 2 हमें पता है क्या हो जाता है 18 हो गया।
और इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 9 है तो 9 2 ज़ा 18 अगेन हो जाता है। तो हम 2 के साथ 8 को यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और 9 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5 बाय 6। डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 के टेबल में 18 कब आता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी 5 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड लास्ट हमारे पास है 3। तो 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, यानी 3 के टेबल में 6 तक हम पढ़ेंगे तो तभी 18 आएंगे। तो इसलिए हम 6 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों को हम करेंगे तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 6 18 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 9 2 ज़ा 18, और इसी तरह 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 9 2 ज़ा 18, इसी तरह 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 6 3 ज़ा 18, एंड लास्ट में है 6 1 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो गए हैं, यानी डिनोमिनेटर्स तमाम 18 हो गए हैं, 18 18 18 एंड 18। तो अब हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर तो सब इक्वल हो गए हैं। अब हम नोमिनेटर्स को देखेंगे। नोमिनेटर में सबसे छोटा नोमिनेटर हमारे पास है, यहाँ पर हम लिखते हैं AO, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट पे लिखेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ में 4 छोटी वैल्यू है तो 4 बाय 18 को हम फर्स्ट में लिखेंगे। इससे बड़ी वैल्यू 4 से बड़ी वैल्यू 6 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 बाय 18, एंड 6 से बड़ी वैल्यू 15 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 बाय 18, एंड सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 16 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 बाय 18। और इसी तरह इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 16 बाय 18, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है तो हम इसे लिखेंगे सबसे पहले। 16 बाय 18 को हमने पहले लिखा। इससे छोटी वैल्यू है 15 बाय 18, इससे छोटी वैल्यू है 6 बाय 18, और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 4 बाय 18। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया है एंड ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट C, और इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस दिए गए हैं 4 बाय 12, नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 7 बाय 18, नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 3 बाय 10, एंड लास्ट हमारे पास है 5 बाय 6। इसे भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इनका LCM लेंगे, यानी यहाँ पर हम इसे LCM भी ले लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर है 12, नेक्स्ट हमारे पास है 18, नेक्स्ट हमारे पास है 10, एंड लास्ट हमारे पास है 6। इसका LCM लेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6। नीचे अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 9 सेम एज इट इज़ आएगा, 5 सेम एज इट इज़ आएगा एंड 3 सेम एज इट इज़ आएगा। अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 सेम एज इट इज़ आया एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 1 सेम एज इट इज़ आया, 3 1 ज़ा 3, 5 सेम एज इट इज़ आया एंड 1 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। एंड लास्ट में हमारे पास 5 रह गया है तो 5 का टेबल लिखेंगे, 1 सेम एज इट इज़, ये 1 सेम एज इट इज़ एंड 5 1 ज़ा 5 और ये 1 सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 180। ये इसका LCM आ गया है। अब हमने इन तमाम के डिनोमिनेटर्स में 180 लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 है तो 180 को 12 पर डिवाइड करेंगे। 180 को हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। अब हमने 4 को और 12 को दोनों को 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 7 बाय 18, यहाँ पर डिनोमिनेटर 18 है तो 180 को हम 18 पर डिवाइड करेंगे। तो 180 को जब हम 18 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। तो हम 7 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 18 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 बाय 10, 180 को अब हमने 10 पर डिवाइड करना है
तो 180 को हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। अब इस 3 को हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइडेड बाय 10 को भी हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है 5/6। यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, तो अब हम 180 को 6 पर डिवाइड करेंगे। 180 को जब 6 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30। इस 5 को भी 30 के साथ और 6 को भी 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 डिवाइडेड बाय 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 30। नेक्स्ट स्टेप में हम हर एक वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 60 हो गया। 60 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 180। इसी तरह नेक्स्ट 7 10 70 हो गया, डिवाइडेड बाय 18 10 180। इसी तरह 3 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 54 हो गया। 54 डिवाइडेड बाय 10 18 180। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 150 हो गया। डिवाइडेड बाय 6 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 30 180 हो गया। अब ये हमारे पास सब के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। इनको अब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट में लिखेंगे, तो इन सब में से छोटी वैल्यू 54 है। 54 के हम पहले लिखेंगे, यानी 54 डिवाइडेड बाय 180। ये हमने फर्स्ट में लिखा, सबसे छोटी वैल्यू थी। इसके बाद हमारे पास है 60, तो हम लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 180। इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 70, तो लिखेंगे 70 डिवाइडेड बाय 180। एंड सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 150, तो लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय 180। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। अब इसी तरह हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसे लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ इक्वल टू सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट में लिखेंगे। यहाँ पर हमने सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट में लिखा था, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट में लिखेंगे। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास है 150 डिवाइडेड बाय 180। यह सबसे बड़ी वैल्यू थी, हमने फर्स्ट में लिखी। इससे छोटी वैल्यू है 70, तो हम लिखेंगे 70 डिवाइडेड बाय 180। और इससे छोटी वैल्यू है 60, तो हम लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 180। एंड लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 54, तो हम लिखेंगे 54 डिवाइडेड बाय 180। और यही हमारे पास आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी स्टेटमेंट है एट द गिवन फ्रैक्शंस। यानी हमें नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें अपने आपस में प्लस करना है। तो इसका हमें पार्ट ए दिया गया है, और पार्ट ए में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 1/3 एंड सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास है 2/3। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम दोनों फ्रैक्शंस को लिखेंगे, यानी 1/3 को लिखा, दरम्यान में प्लस का साइन लिखा, एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/3, तो हमने इसे भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 3 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 ही हमारे पास आएगा। ऊपर हमारे पास नोमिनेटर्स में रह गया है 1 + 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2। नेक्स्ट में दोनों को प्लस करेंगे, यानी 1 + 2 3 हो गया, तो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो हम इसे भी लिख देंगे। 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आया 1। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, और पार्ट बी में भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 11/12 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 7/12। इसे भी हमने आपस में प्लस करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 11/12 को लिखेंगे, दरम्यान में प्लस का साइन लिखेंगे, एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/12। अब नेक्स्ट हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 12 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो आंसर आएगा 12। नोमिनेटर में हमारे पास रह गया है 11 + 7, तो ऐसे भी लिखा हमने। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस करेंगे, 11 + 7 18 हो गया, तो हम लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 12। अब हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 2 6 12 एंड 2 9 18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9/6। अब हम अगेन देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ अगेन एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 3 2 6 एंड 3 3 9। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो है 3/2। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और इसमें भी एक दो फ्रैक्शंस हैं, यानी 9/5 एंड
5। इसे भी हमने सोल्व करना है, यानी सम अप करना है, दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद दोनों फ्रैक्शंस को अगेन यहाँ पर लिखेंगे एंड दरमियान में प्लस का साइन लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेना है, यानी 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। नोमिनेटर्स में हमारे पास रह गया है 9 + 4। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों को प्लस करेंगे, 9 + 4 13 हो गया, तो हमने यहाँ पर 13 को लिखा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के 5 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का हमें दिया गया है पार्ट डी, और इसमें भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 3/9 एंड 7/9। इसे भी हमने प्लस करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद दोनों को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और दरमियान में प्लस का साइन लिखेंगे, 3/9 + 7/9। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों का हम एलसीएम लेंगे, यानी 9 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। नोमिनेटर्स में हमारे पास रह गया है 3 + 7। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को प्लस करेंगे, यानी 3 + 7 करेंगे तो आंसर आएगा 10, डिवाइडेड बाय 9 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस। यानी हमें नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इन्हें अपने सॉल्व करना है, यानी माइनस करना है। तो इसका हमें पार्ट ए दिया गया है, और ए पार्ट में हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं, 9/10 माइनस नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 3/10। इन दोनों को हमने माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 9/10 माइनस 3/10। अब हम नेक्स्ट इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 10। एंड नोमिनेटर में हमारे पास रह गया है 9 - 3, तो हम इसे भी लिख देंगे 9 - 3। नेक्स्ट स्टेप में 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। 6 डिवाइडेड बाय 10। अब हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3/5। ये हमारे पास आंसर है। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट बी, और पार्ट बी में हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस हैं, 8/13। इसे हमने माइनस करना है इसमें से 2/13 को। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 8/13 माइनस 2/13। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 13 और 13 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 13। नोमिनेटर में हमारे पास रह गया है 8 - 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 - 2। नेक्स्ट स्टेप में हम 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, डिवाइडेड बाय 13 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और इसमें भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 6/17 माइनस 1/17। इसे भी हमने माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 6/17 माइनस 1/17। अब हमने 17 और 17 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में हमारे पास आएगा 17। नोमिनेटर में हमारे पास रह गया है 6 - 1, तो हम ये भी लिख देंगे 6 - 1। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, डिवाइडेड बाय 17 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और पार्ट डी में हमारे पास एक दो फ्रैक्शंस हैं, 4/7 माइनस 3/7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4/7 माइनस 3/7। अब हमने 7 और 7 के एलसीएम लेना है, तो 7 के एलसीएम लेंगे 7 ही आएगा। नोमिनेटर में हमारे पास रह गया है 4 - 3, तो ये भी लिखेंगे 4 - 3। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, डिवाइडेड बाय 7 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस। यानी नीचे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के, और हमें कहा जा रहा है कि इन्हें अपने सॉल्व करना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है, और ए पार्ट में हमारे पास है 9/5 मल्टीप्लाई बाय 7। यानी 9/5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 9/5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 के नीचे 1 लिख दिया है।
अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वन ज़ा 5 हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वन ज़ा 5, 9 7 ज़ा 63 हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे 63। 63 डिवाइडेड बाय 5, यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और बी पार्ट में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इन दोनों को भी, ये एक मिक्स नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4 इंटू 1 बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 10। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे कन्वर्ट करने के लिए हम 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे, यानी 11 4 ज़ा 44 हो गया, 44 प्लस 1 45 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 45 डिवाइडेड बाय 11। डिनोमिनेटर के 11 को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, मल्टीप्लाई के साइन को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड 9 बाय 10 को भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, 9 9 ज़ा 81। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 9 ज़ा 81 हो गया और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट सी हमें दिया गया है और इसमें भी हमारे पास है 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 8 बाय 9, यानी एक फ्रैक्शन है और एक मिक्स नंबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 8 बाय 9। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है और यहाँ पर मिक्स नंबर है, तो ऐसे भी हमने सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना है मिक्स नंबर से। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई 2 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई को भी सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड फ्रैक्शन बनाने के लिए 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 8 को ऐड कर देंगे। तो 9 7 ज़ा 63 हो गया, 63 प्लस 8 71 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 71 डिवाइडेड बाय 9। डिनोमिनेटर के 9 को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 2 ज़ा 18 हो गया, 18 को हम नीचे लिखेंगे एंड 71 1 ज़ा 71। तो यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी और पार्ट डी में हमारे पास सबसे पहले एक मिक्स नंबर है 3 इंटू 2 बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 5 बाय 14। हमारे पास दो मिक्स नंबर हैं, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 इंटू 2 बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 5 बाय 14। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन मिक्स नंबर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 को ऐड कर देंगे। 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 2 35 हो गया, 35 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के 11 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई को भी सेम एज इट इज़ लिखा एंड यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, यानी 14 1 ज़ा 14 और 14 में हम 5 को प्लस करेंगे। तो 14 प्लस 5 हमारे पास हो गया है 19, 19 डिवाइडेड बाय 14, यानी 14 को हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम नोमिनेटर को जब नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 665 डिवाइडेड बाय एंड डिनोमिनेटर में जब 11 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 154 और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई और इसमें भी हमारे पास दो मिक्स नंबर्स हैं, यानी 1 इंटू 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3 बाय
9। इसे भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3/9। अब हमने दोनों मिक्स नंबर से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 को ऐड करेंगे, यानी 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो गया। 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के 4 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन सेम एज इट इज़ लिखा, एंड 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 ज़ा 63, 63 प्लस 3 66 हो गया, तो 66 डिवाइडेड बाय 9। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 3 3 ज़ा 9 एंड 3 22 ज़ा 66। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मज़ीद आगे और भी डिवाइड हो सकते हैं, यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 11 ज़ा 22। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास होगी 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 3। अब हम यहाँ पर नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 डिवाइडेड बाय 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो हमें डिवाइड के दिए गए हैं, तो इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। पार्ट एफ हमें दिया गया है और इसमें हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 6 और इसे हमने डिवाइड करना है 9 पर। तो सेम उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 1/6 डिवाइडेड बाय 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड के साइन को ख़त्म करके इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। तो हम 1/6 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे, एंड यहाँ पर 9 है तो इसे 1/9 कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दरअसल है 9/1, जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो इसके नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 1 था, 1 को हमने ऊपर लिख दिया और 9 को नीचे लिख दिया। ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दिए हैं। जब भी डिवाइड से हम मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे तो हम उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उसे उलट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सेम प्रोसेस किया। अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है कि 6 9 ज़ा 54 हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 54 एंड 1 1 ज़ा 1, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास एक मिक्स नंबर है 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12 और इसे हमने डिवाइड करना है 1 पर। तो सेम उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4 इंटू 7/12 डिवाइडेड बाय 1। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि 12 4 ज़ा 48 हो गया, 48 प्लस 7 55 हो गया, तो 55 को हमने ऊपर लिखा एंड डिनोमिनेटर के इस 12 को हम नीचे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 को सेम एज इट इज़ साथ में लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड के साइन को ख़त्म करके इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 55 डिवाइडेड बाय 12, यानी इसे हमने सेम एज इट इज़ लिखा, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लिखा, एंड यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिए तो वही 1 बनता है। 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, यानी आंसर हमारे पास आएगा 55 डिवाइडेड बाय 12। यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, और इसकी स्टेटमेंट है, इन अ गार्डन 7/12 ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, इन अदर गार्डन 9/12 ऑफ द ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, हाउ मैनी मैंगो ट्रीज आर देयर ऑल टुगेदर। यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास 2 बाग थे और इसमें एक बाग में 7/12 दरख्त जो थे वो मैंगोज़ के थे, और दूसरे बाग में 9/12 ट्रीज़ जो थे वो मैंगोज़ के थे। तो अब दोनों को मिलाकर टोटल कितने ट्रीज़ ऑफ मैंगोज़ हैं, यानी कितने दरख्त हैं मैंगो के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंगो ट्रीज़ इन फर्स्ट गार्डन, यानी पहले गार्डन में कितने मैंगो ट्रीज़ थे, तो वो हमारे पास थे 7/12 ट्रीज़। और यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे
मैंगो ट्रीज इन सेकंड गार्डन, यानी दूसरे बाग में कितने मैंगो ट्रीज थे, तो हमारे पास थे 9/12 ट्रीज। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ मैंगो ट्रीज़, तो हमारे पास थे 7/12 प्लस 9/12, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ फाइंड हो जाएंगे। तो हम 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 12, 7 प्लस 9 16 हो गया, तो हम यहाँ पर 16 को लिखेंगे। अब दोनों वैल्यूज़ सेम ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास आंसर आएगा 4/3। यही हमारे पास आंसर है, यानी 4/3 ट्रीज थे दोनों गार्डन में, किस चीज़ के, मैंगोज़ के। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, और इसकी स्टेटमेंट है हानिया हैज़ 12 × 8/14 मीटर ऑफ रिबन, यानी हानिया के पास 12 × 8/14 मीटर रिबन थी। शी वांट टू कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, और उसने उसे 8 इक्वल यानी 8 हिस्सों में तकसीम किया, काट दिया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हर एक पीस की लेंथ क्या होगी, उन 8 पीसेस में एक पीस की लेंथ कितनी होगी। तो इसे भी हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ रिबन, यानी रिबन की टोटल कितनी लेंथ थी, तो वो हमारे पास थी 12 × 8/14 मीटर। अब नंबर ऑफ़ पीसेस हम लिखेंगे, उन्होंने कितने नंबर ऑफ़ पीसेस में कट किया उसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ पीसेस इज़ इक्वल टू 8 पीसेस। कितने पीस थे, 8 पीस थे। तो अब हमने रिबन के एक पीस को फाइंड करने के लिए, एक पीस की लेंथ फाइंड करने के लिए इस वाले नंबर को 8 पर डिवाइड कर देना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमने करना ये है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 12 × 8 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय, इसे हमने डिवाइड करना है किस पर, 8 पर, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले सबसे पहले मिक्स नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसे कन्वर्ट करने के लिए हम 14 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 8 को प्लस कर देंगे। 14 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 168। 168 में 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 176। डिवाइडेड बाय 14 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, एंड डिवाइड के साइन से अब हम मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे, यानी इसे कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में इसकी जगह जब हम मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे तो 8 को हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी 1/8 लिख देंगे। पहले यहाँ पर 8/1 था तो हमने इसे उल्टा करके 1/8 कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर यानी सेम टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं। 8 1 ज़ा 8 एंड 8 22 ज़ा 176। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बच जाएगी वो हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाय 14। अब हम अगेन देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ अगेन 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं। 2 11 ज़ा 22 एंड 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11 डिवाइडेड बाय 7, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसकी स्टेटमेंट है जमाल रीड्स 2/7 ऑफ 140 पेजेस ऑफ बुक, यानी जमाल के पास एक बुक थी और इसमें 140 टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस थे, उसमें से 2/7 जमाल ने पढ़ लिए हैं। एंड फरहान रीड 2 टाइम्स मोर पेजेस देन जमाल, और इसका एक भाई है या दोस्त है फरहान, उसने जमाल से भी ज़्यादा पढ़ा है, यानी जितना जमाल ने पढ़ा है उसने उसका 2 टाइम्स दुगना पढ़ा है, उससे ज़्यादा पढ़ा है। तो अब हमें कहा जा रहा है कि हाउ मैनी पेजेस डज़ फरहान रीड, तो फरहान ने जितने पेजेस रीड किए हैं उनकी तादाद कितनी है, कितने नंबर ऑफ़ पेजेस फरहान ने रीड किए हैं। तो ऐसे भी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पेजेस दैट जमाल रीड्स, यानी जमाल ने जो पेजेस रीड किए हैं उनकी तादाद कितनी है, तो वो है हमारे पास 2/7 ऑफ 140, यानी इतने पेजेस जमाल ने रीड किए हैं।
और अब हम फरहान क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पेजेस दैट फरहान रीड्स, यानी फरहान ने जो पेजेस रीड किए वो कितने हैं 2/7 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जमाल ने जितने रीड किए थे ये हमने जमाल के जितने रीड किए थे वो लिख लिया, और उसने उसके दुगना पढ़े थे तो उसे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके डबल हो गए। यानी जमाल ने इतने पेजेस पढ़े थे और फरहान ने उसके डबल पढ़े हैं तो उसे हमने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम इस इक्वेशन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे 2/7 मल्टीप्लाई बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 2। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हम कटिंग करेंगे यानी 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14 प्लस 0 7 20 ज़ा 140 हो गया। अब हम इन तीनों नंबर्स को यानी 2 20 एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 20 ज़ा 40 40 2 ज़ा 80 हो गया, तो हमारे पास ये आ गया 80। ये 80 पेजेस किसने पढ़े हैं, फरहान ने पढ़े हैं। पेजेस दैट फरहान रीड्स कितने हैं 80 पेजेस हैं, और यही हमारे पास आंसर है।